वेलकम स्टूडेंट्स इन योर ओन चैनल यूएस फिजिक्स। आज के सेशन में हम सीखेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि 11th फिजिक्स के पहले चैप्टर मेजरमेंट का अहम हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है और इसके शुरुआती वीडियोज़ में हमने इसी चैप्टर में से फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड एसआई सिस्टम, फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, साइंटिफिक नोटेशन और बेसिक एक्सपोनेंट रूल्स, इतने पॉइंट्स सीख चुके हैं। इन सभी के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। डायमेंशंस या डायमेंशनल इक्वेशन या जिसे डायमेंशनल फार्मूला भी कहते हैं, ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमें किसी सिलेंडर की लेंथ मेजर करनी है, तो जैसे हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, हम किसी स्केल या टेप की मदद से इसकी लंबाई यानी लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो कोई स्केल लेंगे, इस सिलेंडर के साथ उसको कोइंसाइड करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सिलेंडर की लेंथ मिल गई। लेंथ मेजर करते वक्त दो बातों को ध्यान में ले। एक तो लेंथ मेजर करते वक्त हमने सिर्फ लेंथ को ही मेजर किया, ना ही मास को मेजर किया और ना ही टाइम को मेजर करने की कोई ज़रूरत महसूस हुई। और लेंथ को एक ही बार मेजर करने से हमें सिलेंडर की लेंथ मिल गई। तो लेंथ मेजर करने में सिर्फ लेंथ को ही मेजर किया जाता है और एक ही बार मेजर करना होता है, इसलिए लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है L1। लेंथ का डायमेंशन है L और उसको एक ही बार मेजर करने की ज़रूरत है, इसलिए हो गया L1। लेकिन क्या ऐसा हर बार होगा? उदाहरण के लिए किसी वस्तु का एरिया मेजर करेंगे, तो एरिया मेजर करने के लिए कोई एक बॉक्स कंसिडर करते हैं। तो एरिया का फार्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। तो हमें बॉक्स की एक तरफ की लेंथ मेजर करनी होगी और फिर दूसरे तरफ की लेंथ मेजर करनी होगी, जो कि विड्थ भी कहलाती है। तो एरिया मेजर करने में लेंथ को मेजर करना पड़ा और दो बार मेजर करना पड़ा, इसलिए एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया L2। एरिया मेजर करने में ना ही मास मेजर होता है और ना ही टाइम मेजर करना पड़ता है, इसलिए एरिया की डायमेंशनल फार्मूला में मास और टाइम m0 और t0 होता है। एक और उदाहरण से इसको विस्तृत गहराई में सीखेंगे। मानो एक बॉक्स की वॉल्यूम को मेजर करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। यानी बॉक्स के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट को मेजर करना पड़ेगा, लेकिन ये तीनों बॉक्स के अलग अलग हिस्से में मेजर की गई लेंथ है। यानी वॉल्यूम के मेजरमेंट में सिर्फ लेंथ को ही 3 बार मेजर करना ज़रूरी है और ना तो मास मेजर करने की ज़रूरत है और ना ही टाइम मेजर करने की ज़रूरत है। इसलिए वॉल्यूम के डायमेंशनल फार्मूला में लेंथ का डायमेंशन होगा L3, मास का डायमेंशन होगा m0 और टाइम का डायमेंशन हो गया t0। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया L3 m0 t0। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी का फार्मूला है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी किसी वस्तु की डेंसिटी मेजर करने में
उसके मास और वॉल्यूम दोनों की गणना होगी। तो डेंसिटी की फार्मूला में दोनों के डायमेंशंस को रखते हैं। तो क्या हो गया फार्मूला? द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ मास अपॉन डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स को डायमेंशंस डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डेंसिटी के डायमेंशन हो गए मास के डायमेंशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के डायमेंशन। सो डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ मास अपॉन डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। तो मास के डायमेंशन है m1 और जैसा भाई हमने सीखा है वॉल्यूम के डायमेंशन है L3, तो डेंसिटी का डायमेंशन हो गया m1 अपॉन L3। हमने बेसिक एक्सपोनेंट्स रूल्स में सीखा है 1 अपॉन a रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर माइनस n। यानी जब कोई भी एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो उसके पावर की साइन चेंज हो जाती है। अगर पावर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे L3 जो कि डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लाने के बाद उसके पावर का साइन बदल जाएगा। सो 1 अपॉन L3 बन जाएगा L रेज़ टू पावर माइनस 3। तो डेंसिटी के डायमेंशन हो गए m1 L माइनस 3। इसमें जो कि टाइम नहीं है तो उसका डायमेंशन होगा t0। इस तरीके से डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी हो गए m1 L माइनस 3 t0। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को मेजर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों को मेजर करने की ज़रूरत है। हेंस डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशंस ऑफ टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है L1 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट में सिर्फ एक बार ही लेंथ मेजर होती है और टाइम का डायमेंशन है t1। हेंस डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर इक्वल टू L1 अपॉन t1। ये t1 ऊपर जाके होगा t-1। तो वेलोसिटी के डायमेंशन हो गए L रेज़ टू पावर 1 t रेज़ टू पावर माइनस 1। और जो कि मास का डायमेंशन होगा m0। तो वेलोसिटी के कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला हो गया L1 m0 t-1। उपरोक्त सभी उदाहरण द्वारा हम डायमेंशन की व्याख्या सुनिश्चित कर सकते हैं। हमने देखा एरिया का डायमेंशन है L2, वॉल्यूम का डायमेंशन है L3, डेंसिटी का डायमेंशन है m1 L माइनस 3। यहाँ एक पॉइंट स्टूडेंट्स नोट करें, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी ये सभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जबकि लेंथ, मास, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। मतलब एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी ये सभी क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट लेंथ, मास और टाइम के मेजरमेंट पे निर्भर है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की इसी निर्भरता को डायमेंशनल फार्मूला स्पष्ट करता है। एरिया का डायमेंशन L2 है, मतलब एरिया को एक बार मेजर करने में लेंथ का 2 बार मेजरमेंट होगा। इसी तरीके से वॉल्यूम का डायमेंशन L3 है, मतलब वॉल्यूम का मेजरमेंट लेंथ के मेजरमेंट पे 3 बार निर्भर है। इन शॉर्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस उसके मेजरमेंट की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर की निर्भरता को एक्सप्रेस करते हैं। इसी से उसकी डेफिनेशन हम सुनिश्चित करेंगे। इंग्लिश में इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन और
Dimensional formula of a physical quantity is defined as the power to which the fundamental quantities are raised to express the physical quantity. लेंथ, मास और टाइम के डायमेंशंस को हम फंडामेंटल डायमेंशंस कहते हैं। लेंथ का डायमेंशन है L1, मास का डायमेंशन है M1 और टाइम का डायमेंशन है T1। बाकी बचे हुए सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।